जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के दिशा पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शुभम अग्रवाल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट की, इसकी वजहों की, इसके कारणों की, क्यों ऐसा विवाद बना हुआ है और क्या इसके प्रभाव पड़ने वाले हैं भारत के साथ साथ समूचे विश्व पर। क्या इस समय स्टैंड है भारत का, अमेरिका का और यूरोपियन यूनियन का, या फिर यूनाइटेड नेशन क्या कर रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए, और क्या चाहते हैं यूक्रेन और रूस। दोस्तों इस पूरी बात पर आज चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले दोस्तों बातचीत कर लेते हैं कि क्यों ये कॉन्फ्लिक्ट है या इसकी वजह क्या है, क्या इस समय विवाद का मूल कारण है इन दोनों देशों के बीच में। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहां पर यूक्रेन और रशिया की, तो यूक्रेन और रशिया हिस्ट्री में, पास्ट में बहुत ही साथ रहे हैं, एक जैसे कल्चर को फॉलो करते रहे हैं। लेकिन जो कोल्ड वॉर है, जो शीत युद्ध है, उस शीत युद्ध के बाद से दोस्तों जो यूरोपीय देशों में प्रतियोगिता शुरू हुई है, जो वहां पे कंपटीशन शुरू हुआ है एक दूसरे पर अधिकार जमाने का या आगे बढ़ने का, वो दोस्तों यहां पर यूक्रेन क्राइसिस का मुख्य वजह है। दूसरा, जो सोवियत यूनियन दोस्तों 1990 के दशक में जो डिवाइड हुआ था, उसका जो टूटना हुआ था, उसके बाद से रूस के साथ साथ बाकी जो देश हैं वो जब अलग अलग हो गए थे, तो उनको वापस पाने का जो एक यहां पर एक रिसर्शन बना हुआ है, एक सोच बनी हुई है, वो कहीं ना कहीं यहां पर यूक्रेन का और रूस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को यहां पर दर्शाता है। बाकी दोस्तों हम जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया लंबे समय को, यानी बहुत वर्षों तक सेम कल्चर, सेम भाषा और सेम दोस्तों फैमिली लिंक्स को शेयर करते रहे हैं। यानी रूस और यूक्रेन में रहने वाले लोग लगभग समान सभ्यताओं के हैं, समान परंपराएं को फॉलो करते हैं, यानी बहुत सारी सिमिलैरिटीज दोनों ही देशों में यहां पर बनी हुई हैं। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ यहां पर क्या है कि बहुत सारे जो रशिया और एथनिकल ग्रुप हैं, है ना, बहुत सारे जो एथनिकल रशियन ग्रुप्स हैं और रशिया खुद भी है, ये दोस्तों यूक्रेन को अपना पार्ट मानते हैं और यूक्रेन को दोस्तों अपने अंदर समाहित करना चाहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों जो इमोशनल बॉन्ड है, इमोशनल इश्यूज हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में, वो भी दोस्तों कहीं ना कहीं जो है वो मिलिट्री पर्पस के लिए या पॉलिटिकल इश्यूज के लिए, पॉलिटिकल पर्पस के लिए एक्सप्लॉइट हुए हैं, उनको खत्म कर दिया गया है और इस वजह से यहां पर जो है अभी पूरे विवाद के रूप में दोस्तों सामने आ चुका है। दोस्तों अगर बात करें तो यहां पर सोवियत यूनियन के टूटने के बाद रशिया के बाद सबसे पावरफुल जो था वो यूक्रेन ही था। सेकंड मोस्ट पावरफुल जो सोवियत रिपब्लिक बना था दोस्तों, वो यहां पर यूक्रेन ही बना था। क्रूशियली बात करें स्ट्रेटेजिकली या इकोनॉमिकली या कल्चरली, ये रूस के बाद सबसे पावरफुल देश यहां पर बन गया था। और इसी वजह से यहां पर जो है दोस्तों यूक्रेन जो काम करता है वो रूस और दोस्तों यूरोपीय यूनियन के बीच में एक बफर स्टेट के रूप में काम करता है। बफर स्टेट तो हालांकि उसे नहीं कहूंगा, बट हाँ एक बफर के रूप में काम करता है, क्रूशियल बफर के रूप में काम करता है, जिससे दोनों ही जगह दोस्तों बैलेंस बना रहता है। अब कहानी यहां पर यह है कि यूक्रेन में रूस भी चाहता है कि एंटर हो, यूक्रेन पर आधिपत्य रूस का हो, और यूरोपीय देश भी चाहते हैं कि यूक्रेन में उनका आधिपत्य चले, यानी उनका प्रभुत्व हो। यह एक वजह यहां पर बात की है। दूसरी वजह दोस्तों, जो यूक्रेन ने कहा कि हम नाटो की मेंबरशिप लेंगे, तो नाटो की मेंबरशिप लेना यह रूस को नागवार गुजरा और रूस ने साफ साफ मना कर दिया कि सीधे सीधे तौर पर अगर यूक्रेन नाटो में जाता है तो वो रूस का विरोधी होगा और फिर रूस को एक्शन लेने पड़ेंगे, क्योंकि नाटो के साथ जुड़ना रूस की सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा यहां पर दिक्कत वाली बात हो सकती है। इसीलिए उसने कहा कि अगर यूक्रेन नाटो का हिस्सा बनेगा तो फिर हमें अपने कदम उठाने पड़ेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यूक्रेन के जो नीचे है ब्लैक सी, उस ब्लैक सी में दोस्तों रशिया का बहुत इंटरेस्ट है। रशिया चाहता है कि उस ब्लैक सी पर जो पूरा कंट्रोल रहे वो रशिया के हाथ में रहे, लेकिन वो तभी हो सकता है जब यूक्रेन पर उसका पूरा कब्जा जो है वो जमा रहे। अगर यूक्रेन पर उसका कब्जा होता है तभी वो ब्लैक सी में अपनी उपस्थिति को दर्ज करा सकता है और यूरोपीय देशों को वहां से बाहर निकाल सकता है। तो यही सारी कुछ वजह हैं जो इस समय रूस और यूक्रेन के विवाद को बहुत बड़ा रूप दे चुकी हैं और इसी वजह से दोस्तों अभी इस समय बहुत विवाद यहां पर चल रहा है। दोस्तों इसी बीच में अगर बात करूं, आपको बताऊं, आपने न्यूज में देखा होगा कि रशिया ने यहां पर क्या करा है, यूक्रेन के दो जो इलाके हैं, मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, देखिए यूक्रेन के यहां पर ये दो इलाके हैं, लुहांस्क इलाका और डोनेत्स्क इलाका। इन दोनों इलाकों को दोस्तों रूस ने क्या करा है, स्वतंत्र देश के रूप में घोषित कर दिया है। जी हां, ये दोनों इलाकों को यहां पर स्वतंत्र देश के रूप में यहां पर रशिया ने घोषित कर दिया है। उसकी एक वजह दोस्तों ये है कि यही वो इलाके हैं जहां पर जो रूस समर्थित ग्रुप हैं, रूस समर्थित लोग हैं, वो दोस्तों इन्हीं दोनों इलाकों में रहते हैं और इसीलिए रूस ने इसका फायदा उठाते हुए इनको पूरी तरीके से स्वतंत्र देश दोस्तों घोषित कर दिया है।
साथ ही साथ दोस्तों यहां पर जो वॉर का डिक्लेरेशन है वो तो हो ही चुका है रशियन प्रेसिडेंट के द्वारा, और उन्होंने कहा भी है कि यूक्रेन जो है उसकी अलग से अपनी कोई हिस्ट्री, अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो केवल यूएसएसआर यानी जो सोवियत यूनियन है उसका ही हिस्सा है, उसमें ही दोस्तों समाहित था। उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि उसकी कोई अपनी अलग से छवि नहीं है, अपनी कोई अलग से उसका इतिहास या अपनी जो है इमेज नहीं रही है, वो सोवियत यूनियन का ही पार्ट रहा है और इसीलिए उसे सोवियत यूनियन में मिलना ही चाहिए। यानी इसीलिए उन्होंने अपने हमले को यहां पर जायज ठहराया है और इस तरह की बातें उन्होंने यहां पर कही हैं। दोस्तों अगर करंट सिनेरियो की बात करें, बिल्कुल इस समय क्या हो रहा है तो हम सभी जानते हैं कि बहुत बड़ा अटैक है ये। अगर हम बात करें वर्ल्ड वॉर सेकंड की, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा अटैक यूरोपीय देशों में किया गया है। यूरोप के किसी देश में सबसे बड़ा अटैक ये किया गया है जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ है। और उसकी अगर बात करें बाल्कन, जब बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, यानी बाल्कन जब विवाद छिड़ा था 1990 में, बाल्कन विवाद के बाद तो पहला इतना बड़ा दोस्तों यहां पर अटैक यहां पर देखने को मिला है। यहां पे साथ में दोस्तों दो बातें आपको ध्यान करनी पड़ेंगी। रूस के यूक्रेन पर इस अटैक से जो मिन्स्क प्रोटोकॉल की बातें थी 2014 में जो हुआ था, या इसके अलावा रशिया नाटो एक्ट हुआ था 1997 में, ये दोनों ही दोस्तों बिल्कुल वॉइडेड हो गए हैं। यानी दोनों को ही दोस्तों बिल्कुल ताक पे रख दिया गया है। ये दोनों की संधियां बिल्कुल अब बेकार हो चुकी हैं। इसीलिए जो G7 देश हैं उन्होंने भी रशिया पर अभी बहुत सारे जो है वो प्रतिबंध भी लगा दिए हैं, बहुत कंडेम्ड किया है रशिया के इन्वेजन को यूक्रेन में। और इसके साथ साथ दोस्तों जो हमारा अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है, जो हमारा ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, जापान है, इन जैसे देशों ने बहुत सारे सैंक्शंस अभी जो हैं वो रशिया पर लगा दिए हैं और बहुत कड़े प्रतिबंधों से इस समय रशिया जो है वो गुजर रहा है। साथ ही साथ बता दूं आपको, स्विफ्ट से जो अपना इंटरनेशनल जो बैंकिंग सिस्टम है स्विफ्ट, उससे भी रशिया के बैंकों को बाहर कर दिया गया है। हर एक देश में रशिया की जो संपत्ति है, रशिया के जो बैंक है या और जो वहां के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, उनकी जो संपत्तियां हैं उनको जब्त किया जा रहा है। और लगभग सारा यूरोप और अमेरिका दोस्तों इस समय रशिया के विरुद्ध में आ गया है। लेकिन वहीं चाइना ने एक बात कही है, चाइना ने कहा है कि रशिया का जो मूव है यूक्रेन पर, इसको हम इन्वेजन नहीं कह सकते, यानी बिल्कुल एक तरफा इसको अटैक नहीं माना जाना चाहिए। ये चाइना ने रशिया के सपोर्ट में यहां पर बात कही है। वहीं भारत दोस्तों इस समय बहुत ही कूटनीति से, बहुत ही अपनी बुद्धिमानी से चल रहा है। वो बिल्कुल यहां पर जो है पूरी तरीके से ज्वाइन नहीं हुआ है। यहां पर किसी का भी पक्ष भारत ने नहीं लिया है और अपनी एक तटस्थता की भूमिका में वो है, यानी वो ना तो रूस का समर्थन कर रहा है ना ही रूस का विरोध कर रहा है। वो किसी भी तरीके का कोई भी दोस्तों इस समय यहां पर जो भारत है वो रिस्क नहीं लेना चाहता। और इसीलिए जब अभी रूस के हमले के बाद यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस बात को लेकर बैठक हुई थी, उसमें भी दोस्तों यानी यूएनएससी रेजोल्यूशन में भी भारत ने अपनी वोटिंग नहीं दी है। रशिया के एग्रेशन को दोस्तों उसके अगेंस्ट भी नहीं गया भारत और उसके समर्थन में भी नहीं गया, बट भारत ने वहां पे वोटिंग करना ठीक नहीं समझा। यानी भारत चाहता है कि भाई इस मामले से जितना दूर रह सके वो रहे, ताकि भारत को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों भारत एक ऐसा देश है जो किसी के भी पक्ष में कभी नहीं रहा है। हमने हमेशा ही गुट निरपेक्ष की भूमिका निभाई है और भारत अब भी चाहता है कि भाई उसके यूरोपियन यूनियन और अमेरिका से भी अच्छे संबंध हैं, वहां से भी काफी व्यापार होता है, वहां से भी काफी और भी चीजें दोस्तों भारत से संबंधित है। ऐसे ही रूस दोस्तों अगर बात करें तो रूस भी भारत की सेना में 60% से अधिक हथियार जो है वो अभी रूस से ही दोस्तों आयात होते हैं। या फिर साथ में और भी हम बात करें सनफ्लावर ऑयल की बात करें या प्राकृतिक गैस की बात करें, और भी कई मामलों में रूस हमारा बड़ा भागीदार है। तो भारत इन दोनों में से किसी को भी नाराज नहीं कर सकता, ना ही यूरोपीय यूनियन और अमेरिका को और ना ही रूस को दोस्तों नाराज कर सकता है। इसीलिए भारत यहां पर अपनी तटस्थता की भूमिका में है और इसीलिए वो बिल्कुल भी दोस्तों जल्दबाजी नहीं कर रहा है। पूरी तरीके से डिप्लोमेटिक यहां पर पाथ को अपनाया जा रहा है। अब यहां दोस्तों बात करें रशिया के स्टैंड की कि रशिया का क्या स्टैंड है, तो रशिया का बिल्कुल क्लियर स्टैंड है। उन्होंने बिल्कुल क्लियरली बोल दिया है कि जो अगर यूक्रेन नाटो में जाएगा तो ये पूरी तरीके से जो है वो रशिया के विरुद्ध होगा, रशिया की सिक्योरिटी के विरुद्ध होगा, रशिया को खतरा होगा और जो भी रशिया को खतरा पहुंचाना चाहेगा हम उसको दोस्तों बिल्कुल भी खतरा पहुंचाने नहीं देंगे। ये क्लियर उनका इमेजिन है, क्लियर उनका विजन है रशिया का कि अगर यूक्रेन नाटो में जाता है तो फिर हमें कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा और किसी तरीके से हम उसे नाटो का मेंबर बनने नहीं देंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर रशिया ने एक और बात भी कही है कि अगर यूक्रेन की सेना यहां पर जो है समर्पण कर देती है तो उनके बीच में बातचीत हो सकती है। और अभी कल की ही बात है कि कल शायद इन दोनों देशों के बीच में कई घंटे की लंबी वार्ता चली है। कुछ बातों पर सहमति शायद बन चुकी है और कुछ बातों पर अभी भी सहमति नहीं बनी है। तो ये चीज दोस्तों यहां पर देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो नाटो का जो एक्सपेंशन है दोस्तों, वो रूस ये मानता है कि पूरी तरीके से एक राजनीतिक और सैन्य गठजोड़ है जो रशिया के विरुद्ध किया गया है।
और वाकई में दोस्तों अगर नाटो की हम लोग पृष्ठभूमि देखें तो नाटो को इसीलिए बनाया गया था कि नाटो में जो मेंबर देश हैं, मेंबर जो कंट्रीज हैं, उन पर अगर कभी कोई हमला होता है या उन पर अगर कोई आंच आती है तो उस नाटो के सारे देश ही दोस्तों क्या करेंगे, उसकी सहायता करने पहुंच जाएंगे। बट रूस ये मानता है कि नाटो कहीं ना कहीं जो है वो एक राजनीतिक और सैन्य गठजोड़ है जो रशिया को काउंटर करने के लिए, यानी रूस को दोस्तों अगेंस्ट रखते हुए बनाया गया था। और इसीलिए दोस्तों रूस कहता है कि कोई भी अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बनता है तो पूरी तरीके से रशिया के विरुद्ध होगा और हम इसको बिल्कुल भी मान नहीं सकते। यही उन्होंने अपने इस हमले का रीजन बताया है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर जो रशियन लोगों के अधिकार हैं या फिर जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं, उनको भी यहां पर दोस्तों रशिया ने बोला है कि सोवियत रिपब्लिक के लिए यहां पर खतरे वाली बात हो सकती है, इसीलिए यूक्रेन को कभी भी नाटो ज्वाइन नहीं करना चाहिए। ये सीधे उन्होंने बोल दिया है, सीधे सीधे उन्होंने तौर पर कहा है। बट यूक्रेन का यही कहना है बार बार कि यूक्रेन यहां पर क्या करेगा, सीधे तौर पर नाटो को ज्वाइन करेगा। और बस यही यहां पर जो है इस समय विवाद की जड़ बना हुआ है। यूक्रेन लगातार कह रहा है कि हम नाटो को किसी भी तरह ज्वाइन करेंगे और रूस कह रहा है कि हम ज्वाइन नहीं करने देंगे। बस ये यहां पर एक इशू जो है वो तात्कालिक कारण बना हुआ है विवाद का। दोस्तों बात करें अगर भारत की यहां पर, तो भारत दोस्तों पूरी तरीके से यहां पर इफेक्टेड हो सकता है। जी हां, भारत पर बहुत बड़ा इंपैक्ट यहां पर इस युद्ध का पड़ सकता है, इस यूक्रेन रूसिया का युद्ध का पड़ सकता है, विवाद का पड़ सकता है। अगर जल्दी इसको नहीं सॉल्व किया गया तो भारत को बड़े परिणाम आगे के दिनों में देखने को मिल सकते हैं। साथ ही बात करें अगर रशिया यूक्रेन की, तो भारत में हम बात करें कुकिंग गैस की, भारत में बात करें पेट्रोल की और अदर फ्यूलिंग बिल्स की, इनकी दोस्तों रेंज बढ़ सकती है अगर रशिया और यूक्रेन का विवाद चलता रहा। इनके बिल आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि दोस्तों भारत क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा खरीदार है, बट रशिया से हम लोग इतना क्रूड ऑयल नहीं खरीदते हैं, लेकिन फिर भी यहां पर रशिया से बहुत बड़ी मात्रा में हम लोग कुकिंग गैस है, पेट्रोल है, बाकी पेट्रोलियम दोस्तों हम खरीदते हैं। तो उनके बिल यहां पर बढ़ सकते हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ सकती है और दोस्तों उनका फ्रेट भी बढ़ सकता है, जिससे महंगाई भारत में बढ़ सकती है। और अगर भारत में महंगाई बढ़ेगी तो ये आरबीआई की क्रेडिबिलिटी पर दोस्तों एक क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। उनको काफी प्रयास करने पड़ेंगे ताकि वो गवर्नमेंट का जो बजट एक्सपेक्टेशन है, बजट कैलकुलेशंस हैं और जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कैसे कंट्रोल करेगा, ये बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी चुनौती अभी आगे के दिनों में आरबीआई को देखने को मिल सकती है अगर ये विवाद दोस्तों आगे बढ़ता है। साथ ही साथ दोस्तों जो यहां पर जो रुपी अंडर प्रेशर है, यानी रुपया जो है उसकी वैल्यू भी दोस्तों यहां पर सरकार को देखनी पड़ सकती है, उस पर भी यहां पर प्रभाव पड़ सकता है। गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ सकता है और ऑयल इंपोर्ट जो बिल है भारत के वो भी दोस्तों इंक्रीज हो सकते हैं, जिससे महंगाई निश्चित रूप से भारत में दोस्तों बढ़ सकती है। इसके साथ साथ मैं बताऊं आपको तो बहुत सारे और भी प्रोडक्ट हैं जो दोस्तों हम रशिया से खरीदते हैं, वो भी दोस्तों इस समय थोड़ी सी दिक्कत में आ सकते हैं। ये थोड़ी चिंता की बात यहां पर बनी हुई है। साथ ही साथ दोस्तों बात करें तो रशिया को हमारा एक्सपोर्ट तो बहुत कम होता है, हमारे टोटल एक्सपोर्ट के 1% से भी कम जो है वो हम रशिया को एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट पर इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट रशिया को एक्सपोर्ट होने वाले जो फार्मास्यूटिकल्स हैं और जो टी है या जो अपने और जो हमने चीजें हैं जो मुख्य रूप से हम रशिया को एक्सपोर्ट करते हैं, उस पर दोस्तों बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। और वो एक्सपोर्ट करने वाले जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी दोस्तों यहां पर चिंता की कहानी बनी हुई है। सरकार को वहां पर थोड़ी बातें यहां पर सोचनी होंगी। इसके अलावा जो शिपमेंट्स आते हैं हमारे सीआईएस कंट्रीज से, उनसे भी दोस्तों यहां पर थोड़ा सा चिंताजनक बातें हमें देखने को आगे मिल सकती है। अब दोस्तों इसके साथ ही साथ अगर बात करें यूक्रेन की, तो सोवियत यूनियन जब डिसॉल्व हुआ था 1991 में, उसके बाद क्या कहानी थी या किस तरीके से ये हुआ था, ये एक बार देख लेते हैं। तो देखिए हुआ ये था कि यूक्रेन जो है वो शुरुआत से ही अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहा था, अपनी इंडिपेंडेंस की डिमांड वो कर रहा था। और इसी कड़ी में 1990 में करीब 3 लाख यूक्रेनियों ने क्या करा था, ह्यूमन चेन सपोर्ट इन फ्रीडम भी एक आंदोलन चलाया था, उस समय की बात है। और इसके बाद जो है ये ग्रेनाइट रिवॉल्यूशन के माध्यम से दोस्तों आगे बढ़ा था। और उसके बाद कहीं जाकर दोस्तों एक नए एग्रीमेंट के तहत यूएसएसआर में दोस्तों एक कहानी चली थी। और उसके बाद दोस्तों क्या हुआ था, यूक्रेन ने कंट्रीज एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस को अपनाया था। कब अपनाया था? 1991 में, जब प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचोव जो हैं ये दोस्तों नहीं हट पाए थे, इनको नहीं हटा पाया गया था, तब ये कहानी हुई थी। और उसके बाद दोस्तों लियोनिड कार्बाचोव जो है ये यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति दोस्तों बने थे। साथ ही साथ दोस्तों दिसंबर 1991 में जब लीडर्स थे बेलारूस के, रशिया के, यूक्रेन के, इन्होंने क्या किया, सोवियत यूनियन को डिसॉल्व किया और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस यानी सीआईएस कंट्रीज का निर्माण किया। बट यूक्रेन को दोस्तों इसका मेंबर नहीं बनाया गया, यूक्रेन को ऑफिशियली इसका मेंबर दोस्तों नहीं वहां पर बनाया गया था।
बाकी दोस्तों अगर अभी की बात करें तो मैंने बताया आपको कि 2014 में रशिया ने इससे पहले भी यूक्रेन का एक हिस्सा था जिसका नाम है क्रीमिया, उस क्रीमिया पर दोस्तों अधिकार कर लिया था, उस क्रीमिया को इन्वेस्ट कर लिया था, उस क्रीमिया को एक्वायर कर लिया था। तो यहां से विवाद की दोस्तों शुरुआत हुई थी। यूक्रेन का हिस्सा था क्रीमिया जिस पर हमला करके रशिया ने उस पर कब्जा कर लिया था 2014 में, और तब से फिर यहां से जो है वो इस विवाद की शुरुआत हुई थी, जो अब बढ़ते बढ़ते दोस्तों इतना बड़ा हो गया कि पूरे यूक्रेन पर ही रशिया ने क्या करा है, हमला कर दिया है। और उस समय से 2014 से ही जब क्रीमिया पर अधिकार कर लिया था रशिया ने, तब से ही यूक्रेन जो है वो नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने की बात कर रहा है, और तभी से ये विवाद दोस्तों यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो दोस्तों ये पूरी कहानी थी रशिया यूक्रेन विवाद की। अब देखना यहां पर ये होगा कि आगे के दिनों में किस प्रकार से यूनाइटेड नेशन, अमेरिका या यूरोपियन यूनियन और भारत दोस्तों इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं। निश्चित तौर पर यहां पर यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और यूनाइटेड नेशन के साथ भारत की बड़ी भूमिका देखने को मिल सकती है। जिस प्रकार का यहां पर अभी तक हमने देखा है सिनेरियो चल रहा है, उसमें भारत की भूमिका बड़ी देखने को यहां पर मिल सकती है। हालांकि कई तरह के सैंक्शंस जो है वो रशिया पर लगाए जा चुके हैं, कई तरह की चीजें रशिया पर हो रही हैं। तमाम देशों ने सीधे तौर पर तो यूक्रेन में रशिया के विरुद्ध जाने से मना कर दिया है, लेकिन इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका, यूरोपियन देश और बाकी तमाम देश जो है वो यूक्रेन को सहायता पहुंचा रहे हैं, चाहे वो पैसे की सहायता हो, चाहे वो लोगों की सहायता हो और चाहे वो हथियारों की सहायता हो। हर प्रकार से वो रूस के विरुद्ध यूक्रेन की सहायता कर रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पे उन्होंने अपनी सेना को यूक्रेन की सहायता करने से मना कर दिया है। तो देखना होगा दोस्तों आगे के दिनों में क्या चीजें होती हैं, हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ अपनी वीडियो को इसको एंड करता हूं, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग से विदा लूंगा। आप सभी लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा ऊर्जाओं से भरे रहिए और दोस्तों आलस से बिल्कुल दूर रहिए। आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद।